बेरियाट्रिक सर्जरी से क्या सच में वेट लॉस पॉसिबल है, और इसके बारे में थोड़ा सा हमें विस्तार से का है जो छोटे छोटे छेद करके लेप्रोस्कोपी के ज़रिए हम लोग या तो पेट की थैली को छोटा कर देते हैं, जिससे भूख कम लगती है, कम खाना खाते हैं, या पेट की थैली को छोटा करके इंटेस्टाइन को रीअरेंज कर देते हैं। कौन से लोग हैं जो एलिजिबल होते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए और किन्हें नहीं करानी तो बॉडी मास इंडेक्स अगर आपका 35 के ऊपर है चाहिए? विदाउट एनी इलनेसेस भी, तो आप एलिजिबल हैं, या फिर आप 30 बीएमआई है और आपको ओबेसिटी रिलेटेड बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज, जॉइंट पेन, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, इनफर्टिलिटी, अगर ये बीमारियां हैं तो जब कर सकते हैं। तो अगर किसी की सर्जरी की जा रही है तो कितने दिन पहले से उसकी लाइफस्टाइल में चेंजेस कर दिया जाता है या डेली रूटीन में थोड़े से बदलाव किया जाता है? आइडियली हम चाहेंगे जैसे कि स्मोकिंग और अल्कोहल है ना, ये बंद कर देने चाहिए। कितने दिन पहले से? आइडियली 4 वीक्स। 4 वीक्स, ठीक है। सर्जरी से किसी भी इंसान का मैक्सिमम कितना वजन कम हो सकता है? इसमें ना हमेशा क्या होता है, एक्सेस वेट लॉस कैलकुलेट किया जाता है हमारा, कि मान के चलिए हमारा वेट है 100 kg, हमारा आइडियल वेट है 50 kg। तो आइडियल वेट कैसे कैलकुलेट होता है? अप्रोक्सीमेटली कि जो आपकी हाइट इन सेंटीमीटर है, जैसे मान के चलिए आपकी हाइट 154 सेंटीमीटर है, तो आपका आइडियल वेट 100 माइनस करके 54 सेंटीमीटर मोटा मोटा आपका आइडियल वेट है। तो अब आप 46 kg अपने वेट आइडियल वेट से ज़्यादा हो, तो दैट इज़ द एक्सेस वेट लॉस। तो उस एक्सेस वेट लॉस का 60 to 70% वेट लॉस हो जाता है। बेरियाट्रिक सर्जरी के फिर सक्सेस और फेलियर रेट कितने होते हैं? देखो, सक्सेस रेट तो ऑलमोस्ट 100% है, ठीक है, अनटिल कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए। बट क्योंकि वेट लॉस तो सबका होगा ही, कितना होगा वो मरीज के लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है। अगर किसी की सर्जरी लेट सपोज करवा ली, किसी पेशेंट ने सर्जरी, फिर से उन्होंने कुछ टाइम के बाद वेट गेन कर लिया, तो दोबारा भी सर्जरी कराई जा सकती है? ऑप्शन बहुत सारे हैं, बट आजकल जैसे सर्जरी भी करी जा सकती है, बट अगर वो सही टाइम पे आ जाए हमारे पास, तो हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि भाई लाइफस्टाइल चेंजेस बता के उसको ना बढ़ने दें आगे, और फिर रोल आ जाता है हमारी जो अब नई दवाइयाँ भी आई हैं, वो हम पहले भी दे सकते हैं, सर्जरी ना करनी पड़े, और सर्जरी के बाद भी दे सकते हैं। फिर सर्जरी तो करा ली बट स्किन लूज ना हो जाए, उन्हें ये डर लगता है, या बाल ज़्यादा ना गिरने लगे, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। बट डेफिनेटली थोड़ी सी स्किन लूज होएगी, है ना, ऐसा नहीं है कि हम ये सोचें बिल्कुल ठीक और ऐसा हो जाएगा। अगर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा ओबीज होता है और जैसे ऐसे पेंडुलस करके गया हुआ था, तो स्किन पूरी नीचे हो जाती है, तो उन केसेस में कभी कभी हमें, हमारा एक्सपीरियंस ये है, जो अनमैरिड लोग होते हैं उन केसेस में हम लोगों को कई बार प्लास्टिक सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्किन टाइटनिंग करा देते हैं उनकी। आपको पता है इंडिया में इस वक्त 10 करोड़ से ज़्यादा लोग ओबीज हैं, ओबेसिटी के शिकार हैं या फिर ओवरवेट है। इसकी वजह से बहुत सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो बढ़ने लगी हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने लाइफस्टाइल में कुछ मॉडिफिकेशंस लाते हैं, जिसकी वजह से उनका वजन कम होता है। लेकिन कुछ लोगों के पास ये करने का ना तो ऑप्शन होता है और ना ही वो अपने लाइफस्टाइल में इतने बदलाव ला पाते हैं समय रहते, जिसकी वजह से वो अपना वजन कम कर सके। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, जिसमें से एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है वेट लॉस सर्जरी, जिसे बेरियाट्रिक सर्जरी भी कहते हैं। लेकिन ये सर्जरी कितनी सक्सेसफुल है, किसे करानी चाहिए, किसे नहीं करानी चाहिए, इसके डूज एंड डोंट्स क्या है, क्या ये एक परमानेंट सोल्यूशन है वेट लॉस का, या फिर अगर एक बार सर्जरी करा ली तो ऐसा भी है कि वापस से वेट गेन हो सकता है। ऐसे तमाम तरह के सवाल हैं लोगों के मन में, जिसके लिए हमने इस पॉडकास्ट को अरेंज किया है। इस सेशन में हम बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में A to Z से लेकर सब कुछ जानेंगे। तो आज के इस सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, जिनसे हम इस पॉडकास्ट के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर तरुण मित्तल, जो कि सीनियर वाइस चेयरपर्सन है और लैप्रोस्कोपी बेरियाट्रिक सर्जन भी है सर गंगाराम हॉस्पिटल में। तो सबसे पहले तो डॉक्टर, आपका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े। हम लोग इस सेशन में डॉक्टर बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग है, लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आप हमें यही बताइए कि बेरियाट्रिक सर्जरी से क्या सच में वेट लॉस पॉसिबल है, और इसके बारे में थोड़ा सा हमें विस्तार से समझाइए। बेरियाट्रिक सर्जरी एक तरीका है जो छोटे छोटे छेद करके लेप्रोस्कोपी के ज़रिए हम लोग या तो पेट की थैली को छोटा कर देते हैं, जिससे भूख कम लगती है, कम खाना खाते हैं, या पेट की थैली को छोटा करके इंटेस्टाइन को रीअरेंज कर देते हैं, तो वो स्लीव ऑपरेशन कहते हैं, इसको बाईपास ऑपरेशन कहते हैं। तो उस एक में सिर्फ कम खाना खाया जाता है, एक में कम खाना खाया जाता है, और जितना
खाया जाता है उतना पचता नहीं है। तो ये मेनली 2 टाइप्स ऑफ बैरिएट्रिक सर्जरी होती है। वैसे बहुत सारी हैं, मतलब 1950s से चल रही हैं ये सर्जरीज। यूएस में पहले बहुत कॉमन थी, इंडिया में 2000s में स्टार्ट हुई करने। तो उससे डेफिनेटली वेट लॉस होता है और अच्छा वेट लॉस होता है, मेंटेनेबल वेट लॉस होता है जो लॉन्ग टर्म मेंटेन किया जा सकता है। एंड हमेशा कोई भी प्रोसीजर का प्रोज एंड कॉन्स देख के किया जाता है। तो इट इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर एंड बेनिफिट्स आउटवे द रिस्क बाय 1:100 टाइम्स। तो डॉक्टर फिर इंडिया में इस सर्जरी की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपने कहा कि 1950 से की जा रही है, इंडिया में 2000 में स्टार्ट की गई थी, तो ऐसे क्या मतलब चैलेंजेस आ गए पहले थे? हमारी 1950 हमारा वेस्टर्नाइजेशन ऑफ कल्चर हो रहा है धीरे धीरे करके। पहले हम लोग 50-60 में तो हमारे पास खाना ही नहीं था इतना कि हम ओबीज रह पाए, माल न्यूट्रिशन ज़्यादा था। और धीरे धीरे करके हमारी वेल्थ बढ़ी, और वेल्थ बढ़ी तो हमारा कल्चर भी धीरे धीरे चेंज हुआ। मोर प्रोसेस्ड फीस, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह आए, ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ फूड बहुत आसान हो गया। वर्क जो पेरेंट्स हैं अब हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, और अपने आप में एक स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारी कल्चर चेंज हुआ, और उसकी वजह से जो ओबेसिटी पहले सिर्फ यूएस, अमेरिका, यूरोप या चाइना में थी, अब वो इंडिया में भी आ गई है। ओके, तो कौन से लोग हैं जो एलिजिबल होते हैं पेरियाट्रिक सर्जरी के लिए और किन्हें नहीं करानी चाहिए? सो इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया जो हमारी लिटरेचर में है वो है बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? वेट इन केजी अप ऊपर एंड हाइट इन सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो अगर 80 केजी हैं डिवाइडेड बाय, अगर आप 1.5 हैं तो 1.5 इंटू स्क्वायर दैट इज 2.25, और 80 ऊपर जाएगा तो वो आपका बीएमआई आ जाता है। तो बॉडी मास इंडेक्स अगर आपका 35 के ऊपर है विदाउट एनी इलनेसेस भी, तो आप एलिजिबल हैं। या फिर आप 30 बीएमआई है और आपको ओबेसिटी रिलेटेड बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज, जॉइंट पेन, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, इनफर्टिलिटी, अगर ये बीमारियां हैं तो जब कर सकते हैं। या फिर अगर हम बीएमआई को ही ना देखें, एक नया क्राइटेरिया इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अच्छे से आया है, वेस्ट सर्कमफ्रेंस, कि भाई वेस्ट सर्कमफ्रेंस अगर 90 के ऊपर है मेल में और 80 के ऊपर फीमेल्स में विद इलनेसेस, जब भी आप कर सकते हैं। तो ये मेन क्राइटेरिया है। एक कंसेप्ट, एक तो ये बैरिएट्रिक सर्जरी है, एक कंसेप्ट मेटाबॉलिक सर्जरी का भी है। अच्छा। कि मेटाबॉलिक सर्जरी क्या है? जिसको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है और थोड़ा सा मोटा है वो सिर्फ, और वो बेस्ट मेडिकल मैनेजमेंट, जैसे इंसुलिन भी चल रहा है, शुगर भी सब ओरल दवाइयाँ भी चल रही है, और फिर भी डायबिटीज कंट्रोल नहीं आ रही है, तो उसमें आप 27.5 पे भी कर सकते हैं। अच्छा। तो ये क्राइटेरिया है हमारे बॉडी मास इंडेक्स का पेडियाट्रिक सर्जरी के लिए। तो डॉक्टर, जैसे आपने जो बीएमआई का कट ऑफ बताया है, तो ये मेल और फीमेल के लिए सेम है या दोनों के लिए अलग अलग? बीएमआई कट ऑफ मेल और फीमेल के लिए सेम है, बट जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा फीमेल्स में जनरली जो ओबेसिटी होती है वो हिप्स की साइड ज्यादा होती है, एब्डोमेन में कम होती है। मेल्स में अपोजिट होता है। तो मेल्स में जो ये एब्डोमिनल ओबेसिटी है दैट इज मोर हार्मफुल। अच्छा। और जो हिप्स की ओबेसिटी है दैट इज लेस हार्मफुल। तो एब्डोमिनल ओबेसिटी जो होती है वो लिवर में भी जाती है, इंटेस्टाइन में भी जाती है, तो वो हार्मफुल होने की वजह से वेस्ट सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट किया गया। तो वेस्ट सर्कमफ्रेंस अगर 90 के ऊपर मेल्स में और 80 के ऊपर फीमेल्स में विद इलनेसेस जब भी कर सकते हैं, बट बीएमआई सेम रहता है। तो अगर किसी को बेरियाट्रिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर उसमें क्या फुल बॉडी में टेस्ट वगैरह किए जाते हैं किसी भी सर्जरी से पहले? अब पहली चीज़ क्या है कि भाई हम बेरियाट्रिक सर्जरी कभी भी ऐसे एडवाइज नहीं करेंगे। पहला पेशेंट चाहे कितना भी बीएमआई हो, अगर वो आ रहा है हमारे पास 50 से ऊपर है तो अलग बात है, बट फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है पेशेंट ने ट्राई किया है लाइफस्टाइल इंटरवेंशन या नहीं किया है। तो मेरा ये मैसेज जरूर है कि बेरियाट्रिक सर्जरी इज नॉट अ शॉर्टकट फॉर वेट लॉस। लाइफस्टाइल तो आपको चेंज करना ही है। आप ये नहीं सोचे कि आपने बेरियाट्रिक कर लिया आप सब खा पाओगे। यू हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ योर फूड एंड देन यू प्लान फॉर बेरियाट्रिक सर्जरी। तो जब हम बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं हमें बॉडी के सारे टेस्ट कराने होते हैं ऊपर से नीचे तक, कोई क्योंकि इट्स अ सर्जरी एंड इट विल रिक्वायर रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं, हीमोग्लोबिन, किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल। फिर हम लोग को न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से कराने होते हैं,
टेस्ट कि भाई ये लोग क्या होते हैं, ये लोग प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खा रहे होते हैं, तो ऐसे न्यूट्रिशियस चीजें नहीं खा रहे होते हैं। कई बार इनका आयरन कम होते हैं, विटामिन B12 कम होता है, विटामिन D कम होता है, तो ये भी डेफिशिएंसीज करानी होती हैं। फिर हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं पेट का कि लिवर देख लें, फैटी लिवर कितना है, गॉल ब्लैडर में स्टोन वगैरह तो नहीं है, कोई हड्डियां तो नहीं है, मोटे पेशेंट्स में हड्डियां होता है। अच्छा। और फिर हार्ट का टेस्ट और लंग के टेस्ट, इको और PFT, वो ऑपरेशन से पहले। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट जो कई बार मिस होता है, एंडोस्कोपी। अच्छा। तो एंडोस्कोपी क्या होता है, एज सच एक इंटरवेंशन, फूड गले में पाइप डलेगी और वो फोटो लेंगे पेट की, तो बट थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट वाला प्रोसीजर है। तो कई लोग पेशेंट को लगता है कि सर छोड़ दें, बट कई बार छोटी छोटी चीजें उसमें मिलती हैं जो मरीज के लिए फायदा देती है। जैसे कि भाई कई बार हमें खून की नसें फूली हुई मिल जाती हैं। अच्छा। सो कि मोटापे की वजह से सिरोसिस हो गया है, लिवर खराब होने लगा, लिवर सिरोसिस। हाँ, एंड इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्रांसप्लांट विच इज बीइंग डन वर्ल्ड वाइड। इंडिया में थोड़ा अल्कोहलिक ज्यादा है, बट वर्ल्ड वाइड मोटापे की वजह से ट्रांसप्लांट सबसे ज्यादा, लिवर ट्रांसप्लांट। उसके अलावा पेट में छाले मिल जाते हैं। अच्छा। वहाँ एक हर्निया होता है पेट का, हाइटस हर्निया कहते हैं, वो मिल जाता है। अगर वो है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। और फूड पाइप में छाले अगर हैं, इसोफेजाइटिस है, तो उसके लिए भी हमें प्रोसीजर चेंज हो जाता है। अच्छा। अगर हम स्लीव करना है तो हो सकता है बाईपास करना पड़े। और कई बार गांठें मिल जाती हैं पेट के अंदर, कैंसर की गांठ और अलग टाइप की गांठ, जो अगर हमने ऑपरेशन कर दिया वो इरिवर्सिबल चीज है, वो नहीं चाहिए, तो इसलिए दैट विल नॉट बी राइट फॉर द पेशेंट, तो इसलिए जरूर कराना चाहिए। तो ये मेन चीज है। फिर इसको हम एनेस्थीसिया वालों को दिखाते हैं, और अगर कोई स्पेशलिस्ट, जैसे कोई शुगर बढ़ी हुई है तो डायबिटीज वाले को दिखाना है या नहीं दिखाना है, कार्डियोलॉजिस्ट BP बढ़ा हुआ है तो BP वाले को, अगर सांस की तकलीफ है, जैसे बहुत बार स्लीप एपनिया होता है या एस्थमा होता है, ऑप्टिमाइज करना पड़ता है हमें पेशेंट्स को। ये सब टेस्ट करा के ऑप्टिमाइज करके फिर हम सर्जरी का प्लान करते हैं। ओके। तो कुछ ऐसे भी हैं क्राइटेरिया जिसमें मतलब ये अगर टेस्ट करा लिए तो उसके बाद पेशेंट को मना कर दिया जाता है कि नहीं आप सर्जरी नहीं करा सकते? मतलब अगर टेस्ट, अगर BMI फिट हो रहा है, BMI फिट हो गया, और कुछ टेस्ट में जैसे कि मान के चले कि हमारे को कैंसर आ गया उसमें, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हमारे को बहुत सीवियर एस्थमा है, अच्छा, या बहुत सीवियर स्लीप एपनिया है, तो पहले हम उसको ठीक करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसे मना करेंगे, ठीक करके फिर ऑपरेट करेंगे। ऑप्टिमाइज करना होगा। ऐसे ही थायराइड बहुत बढ़ा हुआ आ गया, बाई चांस मान के चलिए TSH 100 आ गया, तो उसमें हमें पहले थायराइड की दवाई कंट्रोल करके 1-1.5 महीना देके फिर उसको ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे खून की नसों का आ गया, जैसे सिरोसिस आ गया, उसमें भी कर सकते हैं, बट ओनली थिंग इज कि हमें इन लोगों को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। और अगर हार्ट अटैक वाली, जैसे कोई MI वाली बीमारी आ गई किसी भी टेस्ट में, तो फिर नहीं कर सकते हैं, फिर 6 महीने बाद कर सकते हैं मिनिमम। ओके। तो ये सब टेस्टों से हमें पता चल जाता है मरीज फिट है सर्जरी के लिए नहीं। सो रिस्क ऑफ सर्जरी कम हो जाती है बहुत ज्यादा जब हम सर्जरी के लिए जाते हैं। ओके। तो अगर किसी की सर्जरी की जा रही है तो कितने दिन पहले से उसकी लाइफस्टाइल में चेंजेस कर दिया जाता है या डेली रूटीन में थोड़े सा बदलाव किया जाता है? आइडियली हम चाहेंगे जैसे कि स्मोकिंग और अल्कोहल है ना, ये बंद कर देने चाहिए। कितने दिन पहले से? आइडियली 4 वीक्स, ठीक है। और पोस्ट सर्जरी भी एज लो एज पॉसिबल। हमारे हिसाब से तो कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, बट कई पेशेंट्स नहीं मानते हैं, कई नहीं करते हैं, बट मिनिमम होना चाहिए। उसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो थोड़े से ज़्यादा ओबीस पेशेंट हैं, हम उनको वेरी लो कैलोरी डाइट कहते हैं। 800 कैलोरी की डाइट चार्ट स्टार्ट करते हैं पूरे दिन में 1 to 2 वीक्स बिफोर सर्जरी। और कई बार अगर बहुत ओबीस है, 60 BMI के ऊपर है, तो 3 वीक्स भी हम स्टार्ट करते हैं ऑप्टिमाइज करने के लिए पेशेंट को। कि अगर पेशेंट ने जैसे 5, 6, 7 kg 8 kg लूज किया, उससे एक चीज़ तो हमें पता चलती है पेशेंट कंप्लाइंट है या नहीं है। तो बहुत टाइम क्या होता है, पेशेंट कंप्लाइंट ही नहीं होता है। आपने उसको आइडियली 6-8 kg लूज करना है और वो 1 या 2 kg लूज करके आया आपके पास, तो इसका मतलब वो ऑपरेशन के बाद भी चीटिंग कर सकता है। करेक्ट। तो वी हैव टू काउंसिल दोस पेशेंट्स, एंड उस ब्याज पे रिजल्ट भी वेरी करता है। पोस्ट ऑप किसने 40 kg लूज किया, किसने 60 kg लूज किया। उसके अलावा जब आप लूज करते हो, तो जैसे आपने 6 kg लूज किया, तो 3-4 kg आपका लिवर से लूज होता है, जहाँ पर हमारा मेन ऑपरेशन होता है। अच्छा। अगर बहुत फैटी लिवर होता है तो सर्जरी के टाइम जो सर्जरी 1.5 घंटे चलनी है वो 2 घंटे चलेगी, 2 घंटे चलनी है 2.5 घंटे चलेगी, तो वो ऑप्टिमाइज हो जाता है, वहाँ का फैट भी कम हो जाता है, तो उससे हमारी सर्जरी फास्ट होती है तो रिकवरी बेटर होती है। ओके। तो जैसे आपने सर्जरी की बात की कि वेट लूज हो जाता है, तो बेरियाट्रिक सर्जरी से किसी भी इंसान का मैक्सिमम कितना वजन कम हो सकता है? इसमें ना हमेशा क्या होता है, एक्सेस वेस्ट लॉस कैलकुलेट किया जाता है हमारा,
कि मान के चलिए हमारा वेट है 100 kg, हमारा आइडियल वेट है 50 kg। तो आइडियल वेट कैसे कैलकुलेट होता है? अप्रोक्सीमेटली कि जो आपकी हाइट इन सेंटीमीटर है, जैसे मान के चलिए आपकी हाइट 154 सेंटीमीटर है, तो आपका आइडियल वेट 100 माइनस करके 54 सेंटीमीटर मोटा मोटा आपका आइडियल वेट है। तो अब आप 46 kg अपने वेट आइडियल वेट से ज्यादा हो, तो दैट इज द एक्सेस वेट लॉस। तो उस एक्सेस वेट लॉस का 60 to 70% वेट लॉस हो जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली 30-35 kg 40 kg ऑफ वेट लॉस होएगा ऑफ पेशेंट सर्जरी के बाद। ओके, तो अगर किसी की सर्जरी जिस दिन हो रही है उस दिन फिर शुरुआत से लेके अंत तक का प्रोसेस क्या होता है, और पूरे दिन मतलब सर्जरी का टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? बेसिकली क्या है कि पहले हम लोग बिफोर कोविड एरा हम लोग क्या करते थे कि पेशेंट को एक दिन पहले टेस्ट पहले करा लिया ओपीडी में, ऑप्टिमाइज कर लिया, और एक दिन पहले एडमिट किया, ऑपरेट किया, एक दिन और रखा, उससे अगले दिन छुट्टी करते थे। पोस्ट कोविड एरा, जब कोविड में पेशेंट्स को बहुत ज्यादा एडमिशन नहीं चाहते थे, तो हमने एक सो कॉल्ड डे केयर सर्जरी स्टार्ट करी। अच्छा। सो हम जनरली जिसका इंश्योरेंस नहीं है, आजकल इंश्योरेंस आ गया, उस पर भी बात कर सकते हैं, तो जिसका इंश्योरेंस नहीं है उसको हम सुबह बुलाते हैं, पहले से ऑप्टिमाइज करके रखते हैं कि भाई एक इंजेक्शन लगाना होता है रात में सोने से पहले, जिससे कि खून की नसें क्लॉट ना हो। अच्छा। और एक स्टॉकिंग्स बनवाने होते हैं ताकि खून की नसें क्लॉट ना हो। ये दो चीजें हम पहले से बना के रखते हैं, सुबह बुलाते हैं, ऑपरेट करते हैं। सुबह अगर हमने माने 8 बजे लिया पेशेंट, 9 बजे तक हमें मिल जाता है एनेस्थीसिया वगैरह की तैयारी होके, 10 साढ़े 10 तक ऑपरेशन होता है, 12 बजे तक पेशेंट रिकवरी में आ जाता है। और उस दिन हम लिक्विड डाइट पे रखते हैं, रूम पे शिफ्ट कर देते हैं, और अगले दिन 99% हम छुट्टी कर देते हैं उसकी। तो 24 to 30 आवर्स में हमारा पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है, अनटिल एंड अनलेस उसको कोई ऐसी सीवियर इलनेस हो, जैसे कि स्लीप एपनिया एक बीमारी है जिससे हमारे कई पेशेंट्स को रुकना पड़ता है। क्योंकि स्लीप एपनिया में हमें मशीन लगानी होती है रात में सोने के लिए, तो कई बार CO2 भर रहा होता है ऑपरेशन के बाद, उसके लिए हमें 1-2 दिन रखना पड़ता है। बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट हम आजकल डे केयर सर्जरी कह लें या जो भी 1 डे सर्जरी, हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। बट कई लोग इंश्योरेंस होता है तो वो टेस्ट भी इंश्योरेंस से कराना चाहते हैं कुछ, तो वो हम पहले एक दिन पहले एडमिट करके टेस्ट करा के ऑपरेट करके फिर बेस्ड ऑन इंश्योरेंस। अभी क्या है, ये कॉस्ट एज अ फैक्टर भी आता है। अगर हम अगले दिन सुबह छुट्टी करें तो पेशेंट का कॉस्ट बच रहा है, बट जो इंश्योरेंस में है उसको लगता है कि भाई इट इज कवर्ड अंडर माय इंश्योरेंस, सो आई वांट टू रेस्ट, तो 1-2 दिन वो रुक के जाता है। तो टोटल फिर कॉस्ट कितना लगता है? तो कॉस्ट वेरी करता है एक्चुअली रूम्स पे, कौन सा रूम आप लेते हैं, बट अगर लोएस्ट हम लोग 3 से कम में हम सर्जरी कर देते हैं। इसमें एक्चुअली कंज्यूमेबल्स लगते हैं, विच आर गुड कंपनी, जो अच्छी कंपनीज होती हैं, दे आर लिटिल बिट कॉस्टलियर, तो 1.25 के आसपास के कंज्यूमेबल्स लग जाते हैं। अच्छा सर, वही लग जाते हैं कि भाई जैसे एक एनर्जी डिवाइस है हमारा, जिससे कि भाई कोई भी खून की नस है उसे लेप्रोस्कोपिकली ही आपको पंचर से ही करना है। पहले वो हाथ से बांधे जाते थे, तो वो एडवांस एनर्जी सोर्स यूज होती है। फिर जिसे कट भी कर रहा है और जोड़ भी रहा है स्टमक को, तो ये एक स्टेपलर डिवाइसेस होते हैं, तो ये न्यू लिए जाते हैं हर पेशेंट में। अच्छा। तो वो कट करके लेके चले जाते, तो वो कॉस्ट होती है। तो मतलब ये कॉस्ट प्लस उसके अलावा हॉस्पिटल, OT चार्ज, एनेस्थीसिया चार्ज, दवाइयाँ सब मिला, तो मिनिमम 3 लाख 3 से कम में हो जाता है। 3 लाख से कम में हो जाता है। ओके, तो जिस भी पेशेंट की सर्जरी होने वाली होती है, आप फिर उसके लिए क्या एडवाइस करते हैं कि उनके डू एंड डोंट्स क्या होने चाहिए? कि लेट सपोज किसी की सर्जरी हो रही है, तो अब आप खुद को कैसे प्रिपेयर करें? तो अब पोस्ट सर्जरी हम पेशेंट को पहले से बता के रखते हैं कि भाई आपका पेट की थैली या तो छोटी हो गई है या छोटी होकर रीअरेंज हो गई है, तो अब आप उतना नहीं खा पाएंगे जितना पहले खा पा रहे थे। फर्स्ट 2 to 3 वीक्स तो लिक्विड डाइट पे होते हैं मेनली। अच्छा, ठीक है, सर्जरी के बाद तो स्टार्टिंग में जैसे आपने देखा होगा, आपके ड्राइवर्स वगैरह भी होते हैं जो 8-8 रोटी भी खाते हैं, मतलब मैंने खुद देखा है 6 रोटी खाते हैं। हम लोग का पेट 1.5-2 रोटी में भर जाता है। तो हर बंदे की कैपेसिटी होती है, तो अब आपकी कैपेसिटी कम हो गई है, तो योर माइंड हैज टू ट्रेन दैट योरसेल्फ कि अब मेरे को कम खाने में भूख नहीं लगेगी। तो एक बार वो चीज आ जाएगी, थोड़ा सा खाया फिर थोड़ी देर बाद खा लिया, थोड़ा सा लिया फिर थोड़ी देर बाद, अपना ग्लास एक यहाँ रखा, 2 to 3 वीक्स ये चलता है। फिर पतली खिचड़ी, पतली दलिया वगैरह स्टार्ट करी जाते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 मंथ्स आप नॉर्मल फूड पे आ जाते हैं, जो आपको ठीक नॉर्मल पहले खाते थे। बट ऑब्वियसली मीठा कम से कम खाना है, प्रोसेस्ड कम से कम खाना है, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सारी चीज़ें, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें कम लेना है। और अपनी एक्टिव, हमारी तरफ से एम्बुलेशन, चलना फिरना तो उसी दिन से अलाउड होता है।
2 घंटे 3 घंटे सर्जरी के जब आप बाद आते हैं, हम आपको लिक्विड थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं और यूरिन करने आप खुद जाइए, खुद जाके चलिए करिए। तो चलने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगले दिन से यू आर ऑलमोस्ट सेम। थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, उसके लिए हम पेन किलर्स वगैरह दे के रखते हैं, बट एवरी डे यू स्टार्ट गेटिंग बेटर। एंड ओनली रिस्ट्रिक्शन आपको सिर्फ डाइट का लेना होता है, और जो मेडिसिन हैं वो स्टार्टिंग में थोड़ी क्रश्ड फॉर्म में लेनी होती है, क्योंकि एक नैरो रास्ता बनाया, मोटी गोली एकदम से नहीं देना चाहते हैं। उसके अलावा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। कुछ मोटे लोगों को हम 4-5 दिन के लिए ये एक एंटीकोगुलेंट जो हम पैर की नसों के क्लॉट के लिए देते हैं, वो 4-5 दिन से लेकर 10 दिन तक देते हैं, ताकि वो कॉम्प्लिकेशन ना हो। जो भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है उसको पहले से ही प्रिवेंट करने की कोशिश की जाती है, ताकि वो होए ना। एग्जैक्टली, मतलब पहले से ही पेशेंट की काउंसलिंग कर दी जाती है, और प्रिपरेशन जैसे स्टॉकिंग स्टॉकिंग बांध दिया, इंजेक्शन लगा दिया तो क्लॉट्स ना बने, जैसे ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं तो उसमें हम क्लिप्स लगा के रखें, हेमोस्टेसिस रखें, बीपी मेंटेन करके रखें। लीकेज होने के चांस होते हैं तो हम पहले से ही उसमें टेस्ट करके देखें कि भाई कोई इंट्राऑपरेटिवली लीकेज तो नहीं हो रहा। नेक्स्ट डे भी एक टेस्ट करा के देखते हैं कि भाई पता चल जाए हमें। तो ये सारी चीजें हम पहले से करके रखते हैं, एंड इट इज अ वेरी सेफ सर्जरी, एंड कॉम्प्लिकेशन का चांस 1% से कम होता है, एंड रिकवरी स्मूथ रहती है, फास्ट होती है। तो डॉक्टर, जैसे सर्जरी एग्जैक्टली किस जगह पर की जाती है और कौन कौन से ऑर्गन्स फिर इसमें इसमें मेनली जो मेन ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व होते हैं, हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वो ऐसे होती हैं, ऊपर तो फूड पाइप होता है, इसे कहते हैं हम ईसोफेगस। फिर आता है वो कनेक्ट होता है पेट के अंदर स्टमक से, फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। स्टमक में पेट एक थैली टाइप का होता है, वहां पर जाता है और वहां पर सारी चीजें मिक्स होती है, एसिड बनता है, जूस सारा उसको सॉफ्ट बना देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर वो अब्जॉर्प्शन स्टार्ट करता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली वाटर एब्जॉर्ब होता है ताकि वो फॉर्म स्टूल बने। तो मेनली हमारा जो सर्जरी होती है वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो जो आप जिसमें हम कहते हैं कि पेट की थैली हम सिर्फ छोटा कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं स्लीव गैस्ट्रेक्टमी ऑपरेशन, दिस इज द मोस्ट कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर वर्ल्ड वाइड। 70 to 80% अब वो परफॉर्म हो रहा है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। उसके अलावा गैस्ट्रिक बाईपासेस ऑपरेशन होते हैं, एक रोएनबाई होता है, एक मिनी, तो जिसमें हम पेट की थैली छोटी भी करते हैं और इंटेस्टाइन को वहाँ लगा देते हैं। तो कुछ पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन बाईपास हो जाता है, जैसे मेरे बाईपास कर दिया हमने, तो खाना 150 सेंटीमीटर ऑफ इंटेस्टाइन से अब्जॉर्प्शन नहीं होता, नीचे जाके अब्जॉर्ब होता है। तो जितना आप खाते हो सारा अब्जॉर्ब नहीं होता है। तो ये हमें ध्यान रखना होता है पोस्ट ऑपरेटिवली कि हमारे मरीजों को जब हम स्लीव करते हैं तो आयरन, और जब स्लीव करते हैं तो मल्टीविटामिन और कैल्शियम देना होता है, और बाईपास करते हैं तो आयरन भी ऐड करना होता है, ताकि वो फॉलोअप में रखें। और कुछ महीने में, एवरी 3 months में हम फर्स्ट 1 year में टेस्ट करा के रखते हैं कि हम फॉलोअप रखें कि अगर ये हो रहा है तो कुछ दवाई ऐड तो नहीं करना। ओके, तो बेरियाट्रिक सर्जरी के फिर सक्सेस और फेलियर रेट कितने होते हैं? देखो, सक्सेस रेट तो ऑलमोस्ट 100% है, ठीक है, अनटिल कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए। बट क्योंकि वेट लॉस तो सबका होगा ही, कितना होगा वो मरीज के लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है। Most of the patients approximately 50 to 60-70% of their excess weight loss lose कर पाते हैं, and issue आता है मेंटेन करने में, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि एक लाइफस्टाइल चेंज जब आदमी लूज कर लेता है, भाई मानो 20 kg लूज किया तो उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, उसका एक मोटिवेशन लेवल आ जाता है, उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, तो वो अब पुरानी वाली लाइफस्टाइल में जनरली जाने की कोशिश ही नहीं करता है। अब वो फील करता है कि चलो अब मैं इसमें आ गया हूँ एंड आई एम फीलिंग सो बेटर, सो वो एक पॉजिटिव एनफोर्समेंट हो जाता है कि अब मैं उस तरफ ना जाऊँ, है ना। तो ऑब्वियसली आपने थैली छोटी करी है, अगर आप उसमें खाना ठूसते जाओ, आपको भूख, आपको आधी रोटी में पेट भर गया, पता आप सोच रहे हो कि नहीं मेरा तो पेट नहीं भरा, मैं और खाऊंगा, तो आप उसको डायलेट कर देते हो उस थैली को, है ना। तो वो चीज़ नहीं करनी है। जब पेट भर गया आप रुक जाइए, और हाई कैलोरी फूड्स नहीं खाने हैं। और तीसरा, एक्टिव जिंदगी जीनी है। मिनिमम 1 hour अपनी बॉडी को देना है, चाहे सुबह दें चाहे शाम दें। वर्कआउट करें, योगा करें, ब्रिस्क एक्सरसाइज करें, कुछ भी करें, बट एक अपना लाइफस्टाइल उसमें चेंज करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें करें तो ओवरऑल अच्छा रहता है। हमारे पास 10-10 साल 15-15 साल वाले पेशेंट्स भी हैं जिनका अच्छा खासा, भाई हो सकता है आपने 40 kg लूज किया, आप 5-7-10 kg बढ़ गए, बट 30 kg आपने अभी भी लूज किया हुआ है। तो दैट इज नॉट पॉसिबल विद एनी अदर थिंग विच इज पॉसिबल विद दिस सर्जरी। ओके, डर लगता है सर्जरी के नाम से, वो भी एक पॉइंट है जो मरीज को लगता है कि मेरी बॉडी के साथ हो रहा है, नेचुरल चीज ठीक है, हम भी मानते हैं,
नेचुरल चीज बेस्ट है, बट अगर आप नहीं लूज कर पा रहे हैं और हम्म, आप परेशान हैं तो फिर ये ऑप्शंस यूज करने में कोई हार्म नहीं है नहीं। एंड दे आर सेफ। ओके। ऐसा भी हुआ है कि सर्जरी किसी पेशेंट पर फेल हो गई हो? मतलब फेल क्या होता है कि जैसे कि मान के चलें कि हमारा एक पेशेंट है 90 केजीज का और उसने लूज किया वेट ठीक और है। वो लॉस टू फॉलो अप, बहुत सारे पेशेंट्स लॉस टू फॉलो अप हो जाते हैं, मतलब फॉलो अप दिखाने ही नहीं आए। अच्छा। तो अब वो दिखाने नहीं आ रहे तो एक उनको एनफोर्समेंट भी नहीं मिल रही है, वो इसलिए भी दिखाने नहीं आ रहे क्योंकि उन्हें पता है वो चीटिंग कर रहे हैं, डॉक्टर डांटेगा, करेक्ट। ठीक है, तो इस वजह से भी नहीं आ रहे हैं। तो अब वो खा भी रहे हैं, दिखाने भी नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है वो 20-25-30 केजी लूज करें ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर 1.5 ईयर्स, बट वो रीगेन करने लगते हैं। अच्छा, जैसे रीगेन भी हो सकता है। हाँ, जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली, हाँ। आपने पेट की थैली छोटी करी, कितनी भी छोटी करो, आप कोल्ड ड्रिंक तो पी सकते हो ना, कोल्ड कॉफी मीठी पी सकते हो, अल्कोहल पी सकते हो, कैलोरीज तो आपकी चली गई ना बॉडी में। तो वो चीज हमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करनी होती है और मतलब लिमिटेड वे में पियो। ऐसा नहीं है हम ये कहते हैं बिल्कुल मत लो, ओकेजनली लो। अब आप एक आम खाओ या आधा पीस खाओ, टेस्ट ऑलमोस्ट सेम है। इट इज जस्ट अबाउट कि आप क्या पीस ले रहे हो, पीस कंट्रोल कर पाओ, पोर्शन कंट्रोल कर पाओ, तो इट विल बी मच बेटर। ओके। तो मतलब अगर किसी की सर्जरी लेट सपोज करवा ली, किसी पेशेंट ने सर्जरी, फिर से उन्होंने कुछ टाइम के बाद वेट गेन कर लिया, तो दोबारा भी सर्जरी कराई जा सकती है? ऑप्शन बहुत सारे हैं, बट आजकल जैसे सर्जरी भी करी जा सकती है, बट अगर वो सही टाइम पे आ जाए हमारे पास तो हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि भाई लाइफस्टाइल चेंजेस बता के उसको ना बढ़ने दें आगे, और फिर रोल आ जाता है हमारी जो अब नई दवाइयाँ भी आई हैं वो हम पहले भी दे सकते हैं, सर्जरी ना करनी पड़े, और सर्जरी के बाद भी दे सकते हैं। कौन सी दवाई है? जैसे मोन्जारो आई है अभी हमारी, है ना, पहले ओज़ेम्पिक थी, रेबलिसिस थी, तो ये हार्मोन्स पे एक्ट करती हैं। मोन्जारो जो दवाई है वो जीएलपी एनालॉग, एक ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड और एक जीआईपी, वो दोनों पे एक्ट करती है। और जो रेबलिसिस और ओज़ेम्पिक हैं वो सिर्फ ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड पे एक्ट करती थी। तो वो हार्मोन जब बढ़ता है तो उससे पेट जल्दी भरा हुआ लगता है और खाने का मन नहीं करता है। अच्छा। तो वो एक फैक्टर होता है जिससे वेट लॉस होता है। तो हम पोस्ट सर्जरी भी दे सकते हैं उन लोगों को वेट लॉस करने के लिए, और बिफोर सर्जरी ना ही लूज, मतलब अगर वो बीएमआई क्राइटेरियाज होते हैं तो इसमें हमारा जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि 27 बीएमआई विदाउट इलनेसेस और 25 विद इलनेसेस, इस पे हम आपको दवाइयाँ दे सकते हैं, या फिर एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स है वो भी कर सकते हैं इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। और वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में ये 30 विदाउट इलनेसेस और 27 विद इलनेसेस पे हम ये दवाइयाँ दे सकते हैं। ओके। तो डॉक्टर, जो ये बेरियाट्रिक सर्जरी है लैप्रोस्कोपिक की जाती है, ओपन सर्जरी? नहीं, इट इज मतलब 99.999% ये लैप्रोस्कोपिक ही होती है, छोटे छोटे छेद करके। और जैसे गॉल ब्लैडर हो गया, हर्निया हो गया, वैसे ही होती है। आजकल एक न्यू टेक्निक कह लें, अब तो पुरानी हो गई, रोबोटिक भी की जाती है इसको। अच्छा। रोबोट से भी कर सकते हैं सेम सर्जरी, आइदर लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक। रोबोटिक 1 लाख रुपए महंगा पड़ता है पेशेंट को सर्जरी, एंड बट इट कैन बी डन बोथ वेज। कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं इस सर्जरी के? सो देखिए, साइड इफेक्ट्स 2 तरीके से हो सकते हैं। एक तो ये है कि इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन या इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, मतलब भाई जैसे कि ब्लीडिंग हो गई, लीकेज हो गया, ये सारी चीजें स्टमक से। तो वो बहुत ही रेयर होते हैं, जैसे मैंने बताया, एंड दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय मैनेजिंग द थिंग्स। तो एक बार इमीडिएट सर्जरी का पीरियड निकल गया, उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिवली हमें फॉलोअप में रखना होता है पेशेंट्स को फॉर माल न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि भाई आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही, B12 डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही, हड्डी वीक तो नहीं हो रही है, कई पेशेंट दवाई खाना छोड़ देते हैं, तो वो सारी चीज़ें तो नहीं हो रही हैं। और फिर कुछ इश्यूज लाइक कि भाई वेट लॉस हो रहा है तो स्किन थोड़ी लूज हो जाती है, वो हेयर फॉल हो रहा होता है थोड़ा बहुत, तो वो सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी होती है पोस्ट ऑपरेटिवली, वो करनी होती है। तो डॉक्टर, जैसे आपने जितने साइड इफेक्ट्स बताए उसमें आपने स्किन लूज होने की बात कही और हेयर फॉल की बात की। लोगों का सबसे कॉमन सवाल यही है कि हमने बेरियाट्रिक सर्जरी तो करा ली बट स्किन लूज ना हो जाए, उन्हें ये डर लगता है, या बाल ज़्यादा ना गिरने लगे। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। सो बेसिकली क्या है कि ऑब्वियसली जहाँ भी फैट है वहाँ से लूज होएगा, वहाँ से पिघलेगा वो, है ना, तो थोड़ी स्किन लूज होती है। तो अब आपको उस खाली जगह को आप एक्सरसाइज से, मसल से भर सकते हैं, स्किन टाइट कर सकते हैं। स्किन टाइट मसल एक्सरसाइज करें उस एरिया की विद अपने अच्छे ट्रेनर लेके,
और उसको आप खाली जगह को मसल से फिल कर सकते हो, स्किन थोड़ी सी जो टाइट है वो बेटर हो जाती है ना। और अपने आप को एक्टिव रखें, और मसाज टोनिंग वगैरह भी होती है वो सब करा के रखें। बट डेफिनेटली थोड़ी सी स्किन लूज होएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि हम ये सोचें बिल्कुल ठीक और ऐसा हो जाएगा। अगर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा ओबीज होता है और जैसे ऐसे पेंडुलस करके गया हुआ था तो स्किन पूरी नीचे हो जाती है, तो उन केसेस में कभी कभी हमें, हमारा एक्सपीरियंस ये है, जो अनमैरिड लोग होते हैं उन केसेस में हम लोगों को कई बार प्लास्टिक सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्किन टाइटनिंग करा देते हैं उनकी। अच्छा। जो रिडेंडेंट स्किन है उसमें 4-5 केजी तो ऐसे लूज हो जाता है। हाँ। वो हटा के लोअर एब्डोमेन में वेस्ट लाइन में एक स्कार आता है, वो करानी पड़ती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज मैनेजेबल विद द एक्सरसाइजेज एंड इंक्रीज एक्सरसाइज करके टोनिंग वगैरह करा के, एंड पीपल आर कंफर्टेबल एंड जनरली डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। दूसरा जो हेयर फॉल है उसमें आपको वेल हाइड्रेटेड रहना है, वेल न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीविटामिन वगैरह खा के रखने हैं। स्टार्टिंग की ये टेम्पररी हेयर लॉस होता है क्योंकि वहाँ भी फैट है, वहाँ से भी निकल रहा है, तो वो 3 to 6 मंथ्स में जल्दी स्टेबलाइज हो जाता है और ऐसे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। कुछ दवाइयाँ आती है जैसे बायोटिन वगैरह, वो सब हम दे देते हैं और ओवरऑल स्टेबलाइज हो जाता है वेट। कोई आपने जैसे यहाँ पे मैरिज की बात की, तो ऐसा भी होता है क्या कि मतलब जिन लोगों की शादी नहीं हुई होती है या जो बच्चा प्लान करना चाहते हैं, बेरियाट्रिक सर्जरी को लेकर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? हाँ, क्या इशू क्या होता है, मैरिज, बिफोर मैरिज अगर किसी ने बेरियाट्रिक सर्जरी कराई है तो एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि दूसरी फैमिली को बताया जाए या ना बताया जाए। सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, है ना। तो उसमें हम तो यही एडवाइस करते हैं कि बता देना चाहिए। देयर इज नो पॉइंट इन हाइडिंग, कभी ना कभी कुछ ना कुछ से कभी ना कभी पता चल ही सकता है। सो व्हाई टू डिस्टर्ब दैट मैरिज, और जो इस वजह से शादी नहीं कर रहा है तो वो बेटर है कि नहीं शादी करे, रादर देन कि आप उसको बाद में बताएं। बट कई बार लोग हाइड कर लेते हैं, हो भी जाता है, बच्चे भी हो जाते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। पोस्ट सर्जरी आराम से प्रेगनेंसी, बल्कि इट इज अदर वे राउंड, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। ओबेसिटी से इनफर्टिलिटी भी होती है, पीसीओडी भी होता है, मेल में भी इनफर्टिलिटी होती है, तो वो सारी चीज़ें बेटर हो जाती हैं। तो ओवरऑल फर्टिलिटी इंप्रूव कर जाती है। पीसीओडी खत्म हो गई, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मेल का भी स्पर्म्स लेवल बढ़ गया, तो इट इंक्रीजेस द फर्टिलिटी एंड आराम से प्रेगनेंसी हो जाती है। ऑब्वियसली हम प्रेफर करते हैं पोस्ट सर्जरी कम से कम 1.5 साल तक आप प्रेगनेंसी ना करें, क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी, स्पेशली फीमेल्स, मेल्स में इतना इशू नहीं है क्योंकि आप खा कम रहे हैं तो बच्चे को वो न्यूट्रिशन हो सकता है कम मिलेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं। बट देयर हैव बीन इंसिडेंसेस कि हमने 1 साल पे भी लोगों का एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो गई और बच्चे ठीक हुए हैं, इज नॉट अ प्रॉब्लम, आराम से हो जाता है। और पोस्ट, पहले आप वेट गेन करेंगे ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में, पोस्ट प्रेगनेंसी भी आप अपने नॉर्मल वेट पे आके नॉर्मल लाइफस्टाइल वगैरह जी सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता। तो सर्जरी के बाद बॉडी में कुछ स्कार रह जाते हैं? देखो, बिल्कुल छोटे छोटे पंचर्स होते हैं, तो बहुत ज्यादा दिखते नहीं है, वो पंचर्स होते हैं। एक पंचर थोड़ा बड़ा होता है और एक टाइप की अलग सर्जरी होती है जो हम कहते हैं सिंगल इंसिजन सर्जरी, जो हम बिल्कुल ही अम्बिलिकस के पास कर सकते हैं अनमैरिड लोगों के लिए, ताकि वो कवर कर दे उसको, की जा सकती है। बट वो बहुत कम लोगों में करते हैं हम लोग, क्योंकि गिवन एन ऑप्शन, जो सेफ्टी प्रोफाइल है वो मल्टीपल पोर्ट्स वाली सेफ्टी प्रोफाइल हमेशा बेटर रहती है विज़ावी दिस प्रोफाइल, बट की जाती है, स्पेशली जो अनमैरिड लेडीज होती हैं उनके केस में। तो ये फिर जो स्कार, जो छोटे छोटे आपने होल्स बताए, उसको हील होने में टाइम लगता है या वो रह जाता है? हील होने में कोई बहुत टाइम नहीं लगता। मेल्स में तो हेयर ही होते हैं, वैसे छुप जाते हैं। फीमेल्स में भी बिल्कुल छोटे छोटे पंचर लाइन की तरह होते हैं, वो धीरे धीरे दिखने कम हो जाते हैं। ओके। तो किसी भी पेशेंट की सर्जरी हो गई है तो उसके बाद के उसके जो एग्जैक्ट 1 घंटे हैं वो कैसे होते हैं? देखो, सर्जरी हो गई, सर्जरी के बाद एनेस्थीसिया, पहले तो क्या होता है, सर्जरी बहुत सिंपल हो गई है आजकल, और सिर्फ एक छोटा सा कैनुला लगता है, जैसे आईवी ड्रिप वाला, उसमें हम दवाई देते हैं और आदमी सो जाता है। ऑपरेशन खत्म होने से पहले हम उसको फिर दवाई देते हैं और पेशेंट उठ जाता है। तो मतलब एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो फुल एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो उनको पता चलता है सर्जरी हो रही है या नहीं, सो रहे होते हैं वो, दे आर स्लीपिंग। तो जैसी सर्जरी खत्म होती है फिर हम लोग उनको रिकवरी वार्ड में लेके आते हैं। वहाँ रिकवरी वार्ड में 2-3-4 घंटे रखते हैं, जनरली 2-3-4 घंटे रखते हैं। और कोई बहुत हाई रिस्क पेशेंट है जिसका, जैसे मैं बता रहा हूँ, स्लीप एपनिया, ये सारी चीज़ें, तो उसको हो सकता है कई बार हम पोस्ट ऑफ रिकवरी में ही रखें एक दिन। बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को फिर हम 3-4 घंटे में
जब वो कॉन्शियस हो जाते हैं, पैरामीटर्स हमारे ठीक होते हैं, तो हम रूम पे शिफ्ट कर देते हैं। अगले दिन सुबह सुबह हम लोग उसको उन रात में थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट वगैरह हो रहा होता है माइल्ड, वो हम पेन किलर्स वगैरह देते हैं। जितना हम पेशेंट को वो करते हैं कि आप एम्बुलेट करें, जितना आप चलेंगे उतना आपका वो दर्द कम होता चला जाएगा धीरे धीरे करके। वैसे वॉशरूम खुद जाएंगे, कैथेटर वगैरह जनरली हम प्रेफर करते हैं 90-95 में नहीं डालते हैं, खुद जाएंगे, वॉशरूम तो जाना ही पड़ेगा, तो इसलिए चलना पड़ता है उनको। तो धीरे धीरे करके अगले दिन सुबह फिर हम इनका एक टेस्ट कराते हैं देखने के लिए जो हमने रास्ता बनाया है वो ठीक बनाया है, वो ठीक है सब कुछ, तो फिर हम जनरली डिस्चार्ज कर देते हैं अगले दिन। तो बीपी भी फ्लक्चुएट होता है वाइल सर्जरी? बीपी वगैरह का इतना बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, कभी थोड़ा बहुत बढ़ सकता है जो पेशेंट लोग घबराते हैं ना, बट जनरली ये सब कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बीपी, शुगर कंट्रोल, ये सारी चीजें आराम से मैनेज हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे किसी ने सर्जरी कर ली, आपने कहा उसके बाद उसके पेट का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है, तो उसे खाना कम करना पड़ता है वो जितना पहले खाते थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेंटली खुद को नहीं प्रिपेयर कर पाते, पहले भी 8 रोटी खाते थे तो सर्जरी के बाद भी उतना ही खाएंगे, फिर उनमें क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? नहीं, वही देखिए बेसिकली क्या है कि अब वो अगर खाना ज्यादा खाने की कोशिश करेंगे तो उल्टी आ जाएगी, अच्छा, वो खा ही नहीं पाएंगे, नौजिया होएगा उनको, ठीक है। तो वो चीज हमें प्री ऑपरेटिव काउंसलिंग में ही समझाना पड़ता है, तो वो लोग समझ जाते हैं ज्यादातर लोग, और जो नहीं समझते हम उनको समझने का टाइम देते हैं रादर देन कि हम सर्जरी कर दें। लेट देम बी प्रिपेयर्ड, है ना। देयर बॉडी हैज, कोई रिलेटिव आ रहा है, कोई भी आ रहा है, सर्जरी पेशेंट की होनी है, तो पेशेंट को समझना बहुत जरूरी होता है कि अब आप थोड़ा खाने में आपका पेट भर जाएगा। और कईयों को सर्जरी का फोबिया भी होता है, बहुत डरते हैं वो। मतलब एक पेशेंट आए थे हमारे पास, वो रोने लगे कि मुझे करानी है बट मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं करा पा रहा हूँ, मुझे मतलब एक अपनी बॉडी, क्या होता है, लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ बॉडी है, क्योंकि आप किसी को अपनी बॉडी दे रहे हो, है ना, ऐसा नहीं होता है सर्जरी करते हुए। तो गॉलब्लैडर हर्निया में क्या है, वो तो एक जरूरी चीज है, करानी पड़ेगी। इसमें क्या है कि एक नेसेसिटी नहीं, मतलब वैसे तो देखा जाए बहुत बड़ी नेसेसिटी है, क्योंकि जब आपकी जैसे मानिए आपको डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, स्लीप एपनिया है, या ब्लड प्रेशर है, या जॉइंट पेन है, इसकी वजह से हम कर रहे हैं इनकी सर्जरी, तो आपकी डायबिटीज खत्म अगर हो रही है, जो 80 to 95% चांस है कि डायबिटीज खत्म हो जाएगी आपकी, तो आप सोचिए डायबिटीज की वजह से जो इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इन्फेक्शन होना, हार्ट अटैक आना, किडनी खराब होना, वो सब आप प्रिवेंट कर रहे हो। तो इट्स लाइक अ वन पिल फॉर ऑल द सॉल्यूशंस, सो दैट इज वेरी गुड। ऐसे ही जॉइंट पेन्स हैं, अगर आप किसी 100 kg लेडी है, वो जॉइंट पेन्स के लिए अगर जॉइंट रिप्लेस भी करा देती है, तो जो जॉइंट 10 साल चल रहा है वो 2 साल में खराब हो जाएगा। तो मोर इम्पोर्टेंट इज वेट लॉस। बीपी कंट्रोल है, बीपी कंट्रोल हो जाता है, इनफर्टिलिटी कंट्रोल हो जाती है, बहुत सारे कैंसर हैं जो होते हैं बॉडी में, पैंक्रियाज, ओवरी, यूट्रस, ब्रेस्ट, बहुत सारे, वो सारे प्रिवेंट होते हैं, और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और हर 10 kg वेट पे 3 साल आदमी के कम हो जाते हैं, तो लाइफ आपकी लॉन्गेटिविटी भी बढ़ती है। तो ये सारी चीजें आपकी सब सर्जरी की वजह से हो रही है, तो दैट इज वेरी गुड। एग्जैक्टली। तो अगर किसी की सर्जरी हो गई है, तो आप बीइंग अ सर्जन क्या रेकमेंड करेंगे उनकी डाइट में जो उन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए खाना? मीठा, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज मीठा, है ना, मीठा, और आगे जाके स्नैकिंग, जैसे भुजिया, बिस्किट, नमकीन, ये मंचिंग, और रोटी और चावल कम से कम। मतलब हम ये नहीं कहते बिल्कुल नहीं खाना है, कार्बोहाइड्रेट मिनिमम, प्रोटीन थोड़ा सा बढ़ाएं, तो ये 2 चीजें करें, और मीठा कम कर दें। तो ये सारी चीजें, और एक्टिव लाइफस्टाइल जिए, है ना, वेयर यू कैन वॉक, ट्राई टू डू वॉक, और ओवरऑल पॉजिटिविटी रहती है, तो इट्स बेटर। तो डाइट में फिर क्या क्या चीजें उन्हें शामिल करनी चाहिए ताकि उनकी मतलब बॉडी उसको सस्टेन कर सके? मोस्ट इम्पोर्टेंट तो हाइड्रेशन है, पानी पी के रखे, है ना। उसके अलावा फ्रूट सैलेड्स लें, बहुत सारे ले सकते हैं आप, फ्रूट सैलेड्स हो गए, है ना। फ्रूट्स में आम, केला, चीकू, अंगूर, लीची, थोड़े हाई कैलोरी फ्रूट्स है, ओकेजनली ले सकते हैं। सेब बहुत अच्छा फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं। सैलेड, आजकल इतनी वैरायटी ऑफ सैलेड आती है आपके लिए, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। फिर आप ग्रीन टी है, ब्लैक कॉफ़ी है, बहुत सारी चीज़ें ये सब ले सकते हैं जो अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकती है। और अपना थोड़ा खाना थोड़ा थोड़ा खाएं बार बार। हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल नहीं खाएं, बट कंट्रोल में खाएं, और बार बार खाएं। मतलब प्रेफर करते हैं ओबीस पेशेंट की 5 मील्स लें रादर देन 2 to 3 मील्स लें। ब्रेकफास्ट थोड़ी हैवी, लंच लाइट, डिनर बिल्कुल लाइट, और जल्दी सोएं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमें लाइफस्टाइल में अपने लाना है कि जो रीजनरेशन ऑफ टॉक्सिन्स होता है वो 10 से 2-3 बजे तक रात में होता है। अगर आप लेट सोते हैं,
एक तो आप एक्स्ट्रा मील खाते हैं बहुत बार, आपने 9 बजे खाया और आप 1 बजे सो रहे हो, आप 12 बजे आपको भूख लगेगी। आप एक एक्स्ट्रा मील खाते हो और जो रीजनरेशन वगैरह होता है वो नहीं होता। तो ट्राई टू स्लीप बाय 10-11 एंड गेट अप अर्ली बाय 5-6-7 सो दैट आपको सुबह भी टाइम मिले और रात में आपकी स्लीप बेटर रहे। ओके कुछ ऐसे एक्सरसाइज भी हैं जो नहीं करने चाहिए और कौन से करने चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है हमारी तरफ से भाई। एकदम सर्जरी होती है उसके एकदम बाद हम ब्रिस्क वॉकिंग वगैरह अलाउ कर देते हैं। धीरे धीरे करके वो जिम वगैरह भी जा सकते हैं। हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। एक्टिविटी वाइज जो वो करना चाहें, जो उनकी एनर्जी लेवल अलाउ करे। हमें चाहिए 1-1.25 घंटा का आप एक्सरसाइज करें, कुछ कार्डियक करें, कुछ मसल बिल्डिंग करें। ऐसा नहीं है कि सारी ही मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज करें, क्योंकि उससे भी मिक्स करके रखें, कुछ कार्डियक कुछ मसल, और ट्राई करें 6 डेज एटलीस्ट करें, 5 to 6 डेज अ वीक उसको रूटीन में बनाएं। और नॉन वेजिटेरियन का भी कुछ रोल है कि खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? नॉन वेजिटेरियन इज अ वेरी गुड थिंग। हम लोग मटन थोड़ा कम प्रेफर करते हैं, ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। बट एज सच एग तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। बॉयल एग खाएं आप जितना खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, ड्राई स्नैक्स वाली चीज़ें तो आराम से खा सकते हैं। थोड़ा बहुत ऑयल वाला भी चीज़ें लो ऑयल में आप लेना चाहे नॉन वेज ले सकते हैं, बट स्टार्टिंग में नहीं। स्टार्टिंग में आप 2 to 3 वीक्स तो लिक्विड डाइट पे रहेंगे। फिर आप सॉफ्ट डाइट पाएंगे। सॉफ्ट में आप एग वाला पोर्शन ले सकते हैं, सॉफ्ट एग वगैरह। आफ्टर 3 वीक्स और आप जो लेना चाहे ले सकते हैं। चिकन सूप को ले सकते हैं छोटे छोटे पीसेस करके। ओके तो जैसे किसी भी पेशेंट की सर्जरी हुई तो उसका वेट लॉस तुरंत उसी टाइम हो जाता है या फिर कितना टाइम लगता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो आधा kg 1 kg लूज होता है। अर्ली मतलब फर्स्ट 3 months में मेन वेट लॉस हो जाता है आपका, मे बी 15, 20, 30 बेस्ड ऑन हाउ मच इज द वेट। अगर कोई 200 kg का है तो उसका 30 kg 40 kg भी लूज हो जाता है फर्स्ट 3 months में। यही अगर 100 kg का है तो उसका 15-20 kg फर्स्ट 3 months में लूज हो जाता है। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1 kg अ वीक के आसपास अप्रोक्सीमेटली लूज होता है। 1 year to 1.5 years तक लूज हो सकता है वेट। उसके बाद ऑलमोस्ट स्टेबलाइज हो जाता है। मतलब 1-1.5 साल तक रहता है वो वेट लॉस होने का पूरा प्रोसेस, धीरे करके। एंड एज सच स्लो एंड स्टडी वेट लॉस जब हो रहा होता है, दैट इज गुड, बॉडी इज एडजस्टिंग आल्सो, तो वो बेटर रहता है बॉडी के लिए। बिल्कुल। तो ये जो 1-1.5 साल का टाइम है जिसमें वेट लॉस हो रहा होता है, तो इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं पेशेंट्स के लिए? मतलब पेशेंट के लिए रिस्ट्रिक्शन 3-4 महीने बाद आप सब कुछ ले सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। पोर्शन कम हो जाएगा, बट वही जैसे मैंने बोला, मीठा कम खाएं और थोड़ा थोड़ा खाना खाएं, रोटी चावल कम खाएं, दाल सब्जी और दालों पे ज्यादा कंसंट्रेट करें, है ना, रादर देन रोटी और चावल पे। बट थोड़ा थोड़ा सब ले सकते हैं, बहुत ज्यादा एक चीज में नहीं ले। ओके तो डॉक्टर, इस सेशन में हमने बेरियाट्रिक सर्जरी पर तो काफ़ी अच्छी खासी कॉन्वर्सेशन कर ली। हम बस चाहते हैं कि आप जाने से पहले हमारी ऑडियंस को एक गो टू होम मैसेज दे दें उन लोगों के लिए जो बेरियाट्रिक सर्जरी कराने के बारे में सोच रहे हैं, करा लिया है, और पोस्ट सर्जरी फिर क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। सो बेसिकली मेरा मैसेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि हमारी लाइफ में कोई शॉर्टकट्स नहीं है। इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज़, और लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अपना माइंडसेट चेंज करना ज़रूरी है। स्लो एंड स्टडी वेट लॉस होता है, धीरे धीरे करके होता है। इट्स अ मैराथन, इट इज़ नॉट अ 100-meter रेस। सो यू हैव टू स्टार्ट बिकम पॉजिटिव, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। एंड जब आप कोशिश करें, नहीं हो पाता है आपसे और परेशानियां आपकी रहती हैं और मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम लोग हैं वेट लॉस कराने के लिए। बहुत सारे ऑप्शन हैं वेट लॉस कराने के लिए। दवाइयाँ भी हैं, कुछ एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स भी हैं, एंड लास्ट सर्जरी भी है। जो आपके लिए बेस्ट होगी वो की जाएगी, और धीरे धीरे करके आप वेट लॉस करते रहेंगे और आपकी लाइफस्टाइल और लाइफ चेंज हो जाएगी। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में, इस प्लेटफॉर्म पर आप हमारे साथ जुड़े। आपने इस कॉन्वर्सेशन में सच में बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आसान भाषा में लोगों को समझाया। आई गेस ऑडियंस, आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी से रिलेटेड आपके मन में अगर कोई और भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।